बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। और बल आखिर दूसरे दिन मैं इज्जत बेग के साथ चल पड़ा। वो बड़े एहतराम के साथ मुझे अपनी कीमती गाड़ी में बिठाकर ले चला। रास्ते तवील थे लेकिन खुश असलूबी से तय हो गए। अच्छा खासा शहर था। शाम के कोई 4:30 बजे थे जब हम मिर्जा इज्जत बेग की हवेली में दाखिल हुए। वसी और अरीज इमारत थी लेकिन बड़े फाटक से अंदर दाखिल होते ही एहसास हुआ कि हवेली असेब ज़दा है। इसकी वीरानी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ गैर इंसानी मखलूक का कब्जा है। अहाते में बेशुमार दरख्त थे लेकिन इनके पत्ते सूखे हुए थे। घास के लान थे लेकिन पीली और जली हुई घास के। हवेली का बैरूनी हिस्सा बदनुमा था। सामने एक और कार खड़ी नजर आ रही थी। कार की आवाज सुनकर एक मुलाजिम अंदर से निकल आया। कार रुकते ही ड्राइवर और दूसरे मुलाजिम आ गए। इज्जत बेग ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मैंने एक निगाह फिर हवेली के बैरूनी हिस्से पर डाली। आपके यहाँ कितने मुलाजिम हैं मिर्ज़ा साहब? काफ़ी हैं। मेरा मतलब है 6-7 मर्द और 4-5 ख़वातीन। हर एक के सपुर्द मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं। माली नहीं है? है शायद आप ये उजड़े हुए दरख्त और सूखी हुई घास देख कर जो बात कह रही हैं। जी, कुछ अर्सा कबल ये दरख्त सरसब्ज़ थे। ये घास आंखों को बहार देती थी लेकिन 7-8 माह से इस पर भी खिज़ां आ गई। दरख्त सूख गए, घास झुलस गई। हालांकि माली ने इस पर जान तोड़ कोशिश की। ये सिलसिला कितने अरसे कबल शुरू हुआ? आप इसे 10 माह के अरसे की बात समझ लें। तशरीफ़ लाएं। आप इमारत का बैरूनी हिस्सा देख रहे हैं? जी, इस पर कोई 3 माह कबल रंग कराया है मैंने। 3 माह में यह भी ऐसा हो गया है। और अंदर की क्या कैफियत है? तशरीफ़ लाइए, मिर्ज़ा साहब ने कहा और मैं सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मगर बड़े हाल में कदम रखते ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। इंतहाई नरम सुर्ख रंग का कलीन बिछा हुआ था। विक्टोरियन तर्ज के कदीम स्टाइल के मगर बिल्कुल नए जैसे सोफे पड़े हुए थे। दीवारों पर पर्दे लटके हुए थे। रंगो रोगन बिल्कुल दुरुस्त था। गोया अंदर का माहौल ठीक है। आप खुद देख लीजिए, ये बैरूनी हिस्सा है। अंदर से तमाम हवेली बिल्कुल दुरुस्त है। शाह बाबा, आप अंदर तशरीफ ले चलिए। बेशुमार आरास्ता कमरे हैं यहाँ। आप जहाँ पसंद करें क़याम करें। कोई भी जगह दे दीजिए, चंद रोज़ का क़याम है, इसमें क्या तकल्लुफ़? मैंने जवाब दिया। बड़े हाल के दरवाजे की दूसरी तरफ एक चौड़ी राहदारी थी जिसमें 2 रोइया कमरों की कतार थी। मैंने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मिर्ज़ा साहब ने खुद दरवाज़ा खोला था। निहायत नफीस ख्वाबगाह थी, तमाम ज़रूरियात से आरास्ता। ये किसी के इस्तेमाल में है? कतई नहीं। खासे कमरे हैं इस हवेली में। 5 में मुलाजिम रहते हैं, 2 में हम, बाकी खाली हैं। ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा। बहुत बेहतर। जायज़ा ले लीजिए, किसी शय की कमी हो तो फरमा दीजिएगा। मुलाजिम भी अंदर ही रहते हैं? मैंने कमरे में दाखिल होकर सवाल किया। क्या बताएं शाह साहब, सारा निज़ाम ही उलट पलट गया है। मुलाजमों की रिहाइश गाहें उकबी हिस्से में हैं लेकिन हमने इनसे साथ ही रहने की दरख्वास्त की है। ये लोग हमारे सबसे वफादार साथी हैं। यूँ समझ लें जद्दी पुश्ती हैं। पहले मुलाजमों की तादाद ज़्यादा थी लेकिन जो नए थे वो सब भाग गए खौफजदा होकर। जी हाँ, हम सब ने अपने कमरे बराबर बराबर रखे हैं और सब एक दूसरे की खबर गिरी रखते हैं। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ये जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अच्छा शाह साहब, सफ़र की थकन हो गई होगी, आराम कीजिएगा। चाय किस वक्त पिएंगे? 1 घंटे के बाद भिजवा दीजिएगा। मुनासिब। इजाज़त। ज़रा अहल खाना को आपकी आमद की खुशखबरी सुना दूं। मिर्ज़ा साहब बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद मैंने एक बार फिर इस कमरे का जायज़ा लिया। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। इंतहाई मोटे गद्दे की मसहरी थी। दीवार पर तस्वीर लगी हुई थी।
जिस पर एक मुअम्मर शख्स तलवार लिए खड़ा हुआ था। एक गोशे में मसनूई दरख्त रखा था जिसमें शाखें निकली हुई थीं और इन शाखों पर खुश रंग मसनूई परिंदे बैठे हुए थे। गर्ज नफीस माहौल था। दरवाजे के उकब में एक खिड़की थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैं एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। ज़हन में बेशुमार ख्यालात आने लगे। इस बार मैं लालच के तहत जहां आया हूँ। माहौल का जायजा जाहिर कर रहा है कि बात काफी टेढ़ी है। कामयाब हो सकूंगा या नहीं। मेरे यहाँ रहने का अंदाज वही था जिस तरह जादू टोनों के आमिल कारोबारी दौरों पर निकलते हैं। देखें क्या होता है। देर तक सोचों में गुम रहा। फिर कुछ उकताहट सी महसूस हुई तो अपनी जगह से उठकर खिड़की का दरवाजा सिरकाया और चिटकी खोल दी। खिड़की का पट खोला ही था कि अकब से शीशी की आवाज उभरी। फिर जुमला सुनाई दिया, ए हश हश, खिड़की मत खोलो, परिंदे उड़ जाएंगे। मैंने बेइख्तियार पलट कर देखा, कोई मौजूद नहीं था। दरवाजा बंद था। ये आवाज कहाँ से आई? अभी इसी तजस्सुस में था कि अचानक परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और मैंने बर्क रफ्तारी से पलट कर देखा। मसनूई दरख्त के नकली परिंदे तमाम शाखों से फड़फड़ा के बुलंद हो रहे थे। फिर इन्होंने खिड़की की सीध इख्तियार की और एक दूसरे के पीछे खुली खिड़की से बाहर निकल गए। अभी हैरत से मुंह खोले ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहा था कि तलवार बरदार बूढ़े शख्स की तस्वीर के फ्रेम से पेज खुलने की आवाज सुनाई दी। फ्रेम खाली हो गया और इसमें नजर आने वाला बूढ़ा तलवार समेत नीचे खड़ा था। मना किया था कि खिड़की मत खोलो, उड़ा दिए सारे परिंदे, अब मुश्किल से हाथ आएंगे। इसकी मनमनाती आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे में इसने खिड़की की तरफ दौड़ लगा दी। फिर वो लंबी लंबी छलांग लगाकर खिड़की से बाहर निकल गया। मैं अपनी जगह साकत खड़ा रह गया था। निगाहों के सामने खाली दरख्त, खाली फ्रेम और खुली खिड़की थी। चंद लम्हात हैरान खड़ा रहा, फिर खिड़की से बाहर झांका। बाहर खामोश और सुनसान रात फैली जा रही। मैंने गहरी सांस लेकर खिड़की बंद कर दी। ये अमल किसी इंसान के दिल की हरकत बंद करने के लिए काफी था। इसके नतीजे में देखने वाले की हालत खराब हो सकती थी, लेकिन मेरी नहीं। ये सब कुछ मेरे लिए एक लम्हे की हैरत तो बन सकता था, खौफ नहीं। चुनाचा मैं वापस आकर मैं सहरे पर बैठ गया। मिर्जा इज्जत बेग की बात का यकीन तो हवेली में दाखिल होते ही हो गया था। तस्दीक अब हो गई थी। मुझे अब ये सोचना था कि मुझे इन नापाक रूहों के खिलाफ क्या अमल करना चाहिए। ज़हन पर एक तरह का जनून सवार था। ये एहसास भी था कि मैं ज़ेरे अताब न सही, कम अज कम नापसंदीदा निगाहों से देखा जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे इस हवेली में कामयाबी हासिल न हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ करना चाहता था। दिल में एक सुकून था, एक फरियाद थी जो न अल्फाज बन सकती थी न जामिया सोच। बस एक रोया रोया सा एहसास था, जैसे किसी अपने ने बेअतनाई की हो, जैसे किसी मनचाहे ने ना करदा गुनाहों की सजा दी हो। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। फिर मैं सहरी पर लेट गया, आंखें बंद कर ली। जो कुछ हो चुका था वो कुछ नहीं था मेरे लिए। मैं भला इससे क्या खौफजदा होता। बंद आंखों में नींद ने बसेरा कर लिया। शायद सफर की थकन ने निढाल कर दिया था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। आंखें फाड़कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? आ जाओ। मुलाजिम चाय लाया था। इसने बर्तन मेरे सामने रख दिए। मिर्जा साहब कहाँ हैं? मैंने पूछा। कौन मिर्जा साहब? मुलाजिम हैरत से बोला, मिर्जा इज्जत बेग। मैंने इससे ज्यादा हैरत से कहा, कौन मिर्जा इज्जत बेग? मुलाजिम ने इसी अंदाज में कहा और मैं चौंक पड़ा। मैंने घूर कर इसे देखा तो अचानक ही मेरे दिमाग को शदीद झटका लगा। मुलाजिम की सूरत जानी पहचानी थी। वो नादिर हुसैन की हूबहू तस्वीर था। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, ननन नादिर हुसैन तुम? कौन नादिर हुसैन? न जाने किस किस का नाम ले रहे हो। बात ही उलट हो रही है। हम तो चले। मुलाजिम दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैं इसकी तरफ लपका। सुनो तो नादिर हुसैन, सुनो तो। मगर मुलाजिम ने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। मैं बर्क रफ्तारी से दरवाजे से बाहर निकला और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तहद्दी निगाह खामोशी और सन्नाटे का राज था।
कुछ देर हैरान खड़ा रहा, फिर ठंडी सांस लेकर वापस आ गया। बहुत अजीब, बहुत पुरइस्रार वाकयात थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नादिर हुसैन ही था, आवाज़ तक वही थी। अब एहसास हो रहा था, मगर बिल्कुल बदला हुआ, पहचाना ही नहीं जा रहा था। चाय के बर्तनों पर नजर डाली तो फिर शश्तर रह गया। चायदानी, शक्करदानी और दूध का बर्तन था, लेकिन चाय नाम की कोई शय नहीं थी। अलबत्ता बर्तनों के दरमियान एक चमकदार खंजर रखा हुआ था। कोई 10 इंच का फल था इसका, और इस पर निहायत खूबसूरती से दरूद पाक कुंदा किया गया था। दिल को एक धक्का सा लगा, हाथ बेइख्तियार बढ़े और बड़ी अकीदत से वो खंजर मैंने हाथ में उठा लिया। दरूद पाक पढ़ा, दिल रोशन हो गया। एकदम से सारे बोझ दिल से हट गए। सब कुछ गलत हो सकता है, हर चीज फरेब दे सकती है, लेकिन ये किसी तौर धोखा नहीं हो सकता। आंखें फिर भर आईं, तन्हाई दूर हो गई। अचानक बेकसी का एहसास खत्म हो गया। इसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई और मैंने जल्दी से इस मताह बेबहा को सीने के करीब छुपा लिया। आ सकता हूँ? दरवाजे से इज्जत बेग की आवाज़ सुनाई दी। तशरीफ लाइए। नूर चश्मी कुदसिया बानो भी साथ हैं। आओ बेटी। एक पैकर शबाब अंदर आ गई। सादा लिबास मगर हुस्न सादा भी निहायत पुरवकार। कुदसिया नाम है इसका। बड़ी बेटी है मेरी शाह बाबा, आपके कदमों में आई है। इज्जत बेग ने कहा, फिर चाय के बर्तनों को देखकर बोले, चाय पी ली क्या? मगर वो अहमक तो कुछ और ही कह रहा था। कौन? मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा। निगाह कुदसिया पर पड़ी। वो बड़ी मीठी निगाहों से मुझे देख रही थी। शरफू है इसका नाम। कह रहा था कि चाय लेकर जा रहा था कि किसी ने बर्तन हाथ से छीन लिए। अभी अभी तो खबर दी है इसने, इधर ही आ रहा था। ठीक कह रहा था, बर्तन आए तो हैं मगर चाय से खाली है। मैंने बर्तनों की तरफ इशारा करके कहा, देख लिया आपने, ये होता है यहाँ दिन रात। और तो कोई वाकया नहीं पेश आया? मिर्जा साहब ने कहा, कोई खास नहीं, बस इस पेड़ के परिंदे उड़ गए। इस फरे में जो था इन परिंदों को पकड़ने निकल गया, मैंने कहा, और मिर्जा बेग अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगे। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोले, चलिए अच्छा हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया। यही होता है इन बच्चों के साथ। आप तो दिल के मजबूत हैं। ऐसे वाकयात बहुत देखे होंगे आपने, मगर ये बच्चे, ये तो डरते ही हैं। क्यों कुदसिया? मिर्जा साहब ने बेटी की तरफ देखा और मेरी नज़र दोबारा इसकी तरफ उठ गई। वो इन बातों से बेनियाज सिर्फ मुझे देख रही थी। इसकी आंखों में चमक थी और इसका चेहरा भी जाना पहचाना था। कहाँ देखा है ये चेहरा? फिर मुझे वो पूर्णिया याद आ गई जो भूरिया चरण के एक अमल के तहत मुझ पर मुसल्लत की गई थी। ये चेहरा इन जैसा था। मैं चौंक सा पड़ा। मैं खुद चाय लेकर आता हूँ। मिर्जा इज्जत बेग अपनी जगह से उठे तो मैंने इन्हें रोक दिया। नहीं मिर्जा साहब, अब जरूरत नहीं महसूस हो रही। शाह साहब नाराज हो गए हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, इसमें नाराजगी की क्या बात है? मैंने जल्दी से कहा, मैं आपको बता चुका हूँ, आपने चंद लम्हे यहाँ गुजारे हैं। मुझे देखिए, मुसलसल इन हालात से गुजर रहा हूँ। मेरी बीवी, मेरी बच्चियाँ हर लम्हा खौफ का शिकार रहती हैं। मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। जिंदगी मुसलसल अजाब बनकर गुजर रही है। मिर्जा इज्जत बेग की आवाज़ भरा गई। फिर वो उठ गए। चाय लाता हूँ। अब मैं इन्हें नहीं रोक सका था। वो बाहर निकल गए। इनकी बेटी बैठी रह गई थी। मेरी निगाह इस पर पड़ी तो वो पहले की मानद मुझे देख रही थी। आप लोग बहुत खौफजदा रहते हैं इस घर से, नहीं तो? वो जैसे मेरे सवाल की मुंतजिर थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा, मतलब तो कुछ भी नहीं, इसने कहा और हंस पड़ी। मगर आपके वालिद तो यही कह रहे थे आपके सामने। वालिद? कौन वालिद? इसने फिर इसी अंदाज में कहा और मैं बुखला गया। मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं करोगे? वो दिलावेज अंदाज में बोली। आपका मतलब क्या है कुदसिया? कुदसिया? कौन कुदसिया? सुनो, एक बात बताऊं तुम्हें। मेरा कमरा इस कमरे की आखिरी कतार की दूसरी तरफ है।
तुम्हें इससे सुर्ख रोशनी जलती नजर आएगी। जब रात ढले, जब चांद आधे आसमान पर आ जाए, तुम आ जाना। राह तकूंगी, दरवाज़ा खुला रखूंगी, ज़रूर आना। वो उठ गई। मैं इसे ना रोक सका। दरवाजे पर रोक कर इसने गर्दन घुमाई, मुझे देखा। इसकी आंखों में सुर्ख रोशनी चमक रही थी। वो मुस्कुराई और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी ये मुस्कुराहट होश छीन लेने वाली थी। फिर वो बाहर निकल गई। मैं चकरा कर रह गया। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगा था। न जाने क्यों इसमें मायूसी का एहसास बेदार होने लगा था। मैं दौलत के लालच में इज्जत बेग के साथ आ गया था। ये सोच कर आ गया था कि अगर इसका काम हो जाए तो जो कुछ इससे मिलेगा वो शमसा के हवाले कर दूंगा। फिजान इससे एक नई जिंदगी का आगाज करेगा और मेरे दिल को ये सुकून हो जाएगा कि मेरी बहन अच्छी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सब कुछ नहीं हो सकेगा जो मैं चाहता हूँ। गुनाह बेलज़्ज़त सा होता जा रहा था। हालांकि मिर्जा इज्जत बेग बता चुके थे कि आसेब यहाँ हंगामा आराई कर रहे हैं और ये सब कुछ इनके ताबे है। मुझे यही महसूस हो रहा था। अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन बस मायूसी का एक एहसास खुद ब खुद मेरे दिल में बेदार होता जा रहा था। कुछ देर के बाद इज्जत बेग वापस आ गए। चाय के बर्तन वो अपने हाथों में उठाए हुए थे। इन्होंने वो बर्तन मेरे सामने रखे और फिर इधर उधर देखते हुए बोले, अरे ये कुर्सियाँ कहाँ चली गई? पता नहीं, बस उठकर चली गई। मैंने कहा। मिर्जा इज्जत बेग ने ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोले, वो सब आसेब ज़दा हैं। ये घर मुकम्मल तौर पर आसेब ज़दा है। हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। जिस्मानी तौर पर हम इसी घर में तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन जहनी तौर पर आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा साहब, सब की यही कैफियत है और मेरा दिमाग चटकता रहता है। आप चाय पीजिए। नहीं मिर्ज़ा साहब, आप यकीन कीजिए, बिल्कुल हाजत नहीं है। मैं तो मना कर रहा था आपको, आपने खुद ही जहमत कर डाली। बहरहाल मिर्ज़ा साहब, मैं इस पूरे घर का जायज़ा लूँगा। रात हो चुकी है, आप अपने मशागिल जारी रखिए। आपके अहले ख़ानदान से भी मुलाकात करूँगा और इनसे भी जो यहाँ आपको परेशान किए हुए हैं। शाह साहब, बात इतनी ही नहीं है कि आप हमारी मदद करेंगे, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि चंद इंसानी ज़िंदगियाँ इस वक्त आपके रहम व करम पर हैं और आपकी काविशें इन्हें नई ज़िंदगी से रोशनास करा सकती हैं। वरना सच्ची बात यह है कि हम नीम जान हो गए हैं। आप चाय पी लेते तो अच्छा था। हालांकि वक्त वाकई काफ़ी हो गया है। रात के खाने में भी देर नहीं रह गई। शाह साहब, आप ये फरमाएं कब से शुरू करेंगे? आज ही रात से मिर्ज़ा साहब। मेरे लायक खिदमत बताइए। नहीं, आप अपने कमरों में महदूद हो जाएं। हाँ, ज़रा मुलाजमीन को भी हिदायत कर दीजिएगा कि मेरी कार्रवाइयों में रोक टोक ना करें। कहाँ शाह साहब, बस रात का खाना तो जल्दी खा लिया जाता है हमारे यहाँ, और इसके बाद ये बेचारे बच्चे खुचे मुलाजिम जो बस रिवायती तौर पर अपनी वफादारियाँ निभा रहे हैं, अपने अपने कमरों में जा घुसेंगे। सब ही खौफजदा हैं। मैंने न जाने किन किन अल्फाज में तसल्लियाँ दी हैं और कहा है कि ये मुसीबत दूर हो जाएगी। आप इत्मीनान से अपना काम कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब मुतमईन रहें। मिर्ज़ा इज्जत बेग खुद ही चाय के बर्तन लेकर चला गया था और मैं एक ठंडी सांस लेकर गहरी सोचों में गुम हो गया था। बहुत देर तक ख्यालात में डूबा रहा और इसके बाद जहन इस खंजर की जानिब मुतवज्जो हो गया जो मेरे लिबास में महफूज था। मैंने इधर उधर देखकर खंजर अपने लिबास से निकाला और इस पर कुंदा दरूद पाक का जायजा लेने लगा। बहुत हसीन खंजर था और इसके बारे में एक लम्हा भी ये सोचना कि इसमें कोई ऐसी वैसी बात है मेरे लिए गुनाह अजीम था। दरूद पाक इसका मुकम्मल जामिन था और इसके अलावा कोई और जमानत मुझे जीते जी दरकार नहीं थी। पहले दिल की जो कैफियत थी अब नहीं रही थी। अब तो बड़ा एतमाद हो गया था और ये भी यकीन था कि मकसद जो मेरे दिल में है पूरा हो या ना हो, लेकिन कम अज कम यहाँ मेरी ज़बरदस्त मार्का आराई रहेगी और इसका नतीजा बेहतर ही निकलेगा। फिर खूब रात हो गई। वक्त का सही अंदाज़ा नहीं कर पाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने चौंक कर देखा। मिर्ज़ा इज्जत बेग
एक मुलाजिम के साथ आए थे। मुलाजिम ने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी और मिर्जा साहब हाथों में पानी का जग और गिलास लिए हुए थे। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आप क्यों जहमत कर रहे हैं मिर्जा साहब? रहने दीजिए शाह साहब, शर्मिंदगी की आखिरी हद को पहुंचा हुआ हूँ। अगर इस घर का माहौल इतना गैर यकीनी न होता तो क्या एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ यकजा बैठकर खाना न खाया जाता? मगर मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। बराह करम जो दाल दलिया मुहैया कर सका हूँ हाजिर खिदमत है, कबूल फरमाइए। मैं शुक्रगुजार रहूँगा। बेहतर है, रख दीजिए। मुलाजिम ने ट्रे सेंटर टेबल पर रख दी। मिर्जा साहब बोले, तो फिर इजाज़त, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर किसी शय की हाजत हो तो बराह करम बाहर तशरीफ लाकर किसी को आवाज़ दे लीजिएगा। अच्छा। मिर्जा साहब ने मुलाजिम को इशारा किया और बाहर निकल गए। मैंने एक नज़र इस ख़वान पर डाली जिस पर खान पोश ढका हुआ था। जग के पानी से हाथ धोए और फिर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। भूख तो लग रही थी, खाना भी खाना था। चुनाचा ख़वान से ख़वान पोश हटाया। बहुत उम्दा खुशबू उठ रही थी इस काब से जिसमें सालन था। बराबर में 3 खमीरी रोटियां रखी हुई थी, सलाद भी था। सादा खाना फिरनी की 2 प्यालियों के साथ ट्रे में सजा हुआ था। साथ ही प्लेट और चमचा भी रखा हुआ था। मैंने सामने बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और काब का ढकना उठा दिया। भुना हुआ गोश्त था, खासी मिकदार में था, लेकिन अभी मैं चमचा हाथ में लेकर सालन निकालने ही वाला था कि बोटियों में हलचल सी महसूस हुई और मेरा हाथ रुक गया। मैं फटी फटी आंखों से सालन के इस काब को देखता रहा। यूं लग रहा था जैसे बोटियों के नीचे से कोई शय फड़फड़ा कर ऊपर आना चाहती है। और फिर मैंने बहालत होश में उल्लू के सर को सालन में से नमूदार होते देखा। वो बार बार फड़फड़ा रहा था और इसकी आंखें खुली हुई थीं। दूसरे लम्हे उल्लू का यह सर काब से फुदक कर ट्रे में आकर गिरा और इसके बाद ट्रे से नीचे जमीन पर। इसके साथ छींटें सी बुलंद हो रही थीं और ये छींटें दब्बे लगाती हुई एक सिमत को जा रही थी। फिर अचानक ही उल्लू का यह सर कई फुट ऊंचा बुलंद हुआ और इस खुली खिड़की से बाहर निकल गया, जिससे परिंदे और तस्वीर वाला आदमी बाहर निकलकर भागा था। मैं पहले ही कई कदम पीछे हट गया था और ये मंजर अजीब निगाहों से देख रहा था। सर के गायब हो जाने के बाद सुकून छा गया। सालन की लजीज तरीन खुशबू फजा में फैली हुई थी और मैं फटी फटी आंखों से इसे देख रहा था। ये रम्ज मेरी समझ में नहीं आ सका था। वही असेब, वही अंदाज। इस हवेली के मकीनों ने मेरा जबरदस्त इस्तकबाल किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ये मंजर देखने के बाद तो और भी लुत्फ आ गया था। भला अब इस बात की क्या गुंजाइश थी कि मैं एक लुकमा भी तोड़ सकूं। मिर्जा इज्जत बेग को अगर आवाज देकर इस बारे में बताता तो वो बेचारा क्या करता सिवाय अपने दुखों का रोना रोने के। लेकिन ये सारी चीजें वाकई काबिल गौर थीं और अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे कहाँ से अमल करना चाहिए। भूख बेशक लग रही थी, लेकिन अब इस वाक़े के बाद वो काफी हद तक कम हो गई थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं खाए पिए बगैर गुजारा कर सकता हूँ। काम शुरू कर देना चाहिए। मिर्जा इज्जत बेग को इस सिलसिले में परेशान करने की जरूरत नहीं है। काब का ढकना वापस इसकी जगह पर रखा और खान पोश इस पर डाल दिए। ट्रे इसी जगह रहने दी थी और मैं इससे कुछ फासले पर जा बैठा था। इस वाक़े को भी मैंने इन वाक़यात से ही मुंसलिक समझा था जो यहाँ चंद घंटे क़याम के दौरान पेश आ चुके थे। पे दर पे शरारतें हो रही थीं और इन शरारतों में बड़ी हैबतनाक कैफियत थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। कुछ अंदाजा नहीं हो सका कि मिर्जा इज्जत बेग अब दोबारा मेरे पास आएगा या जैसा कि इसने मुझे बताया वो भी दूसरे लोगों की मानद अपनी ख्वाबगाह में जा छुपेगा। दर हकीकत इस भयानक माहौल में जहाँ इतनी सी देर में इतने सारे मुहैरल अकूल वाक़यात पेश आ चुके थे, ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखना एक मुश्किल काम था। बड़ी बात थी कि वो लोग होशो हवास के आलम में यहाँ रह रहे थे। बहुत देर गुजर गई, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपनी जगह से उठ गया, खुली खिड़की बंद की और फिर दरवाजे से बाहर निकल आया। हवेली शहर खामोशा बनी हुई थी, कहीं जिंदगी के आसार नहीं थे। कदमों की हल्की सी चाप भी
बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। सन्नाटे चीख रहे थे, दिल की धमक कनपट्टियों में महसूस हो रही थी। पेज दर पेज राहदारियों और कमरों का सिलसिला फैला हुआ था। बंद दरवाजों की कतारें मध्यम रोशनी में नजर आ रही थी। मैं इनके दरमियान किसी आवारा रूह की मानद भटकने लगा। इधर से उधर, उधर से इधर। किसी भी कमरे में रोशनी नहीं जल रही थी। गालबन मिर्जा इज्जत बेग के अहले खानदान भी रोशनी बुझाकर सोने के आदी थे। वाकई इस माहौल में क्या बीत रही होगी इन पर। जिंदगी यहीं गुजार रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आम दिल गुर्दे वालों का काम नहीं था। ये लोग अगर इस माहौल के आदी न हो गए होते तो कलेजा फट जाता इनका यहाँ रहकर। लेकिन इंसान में यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि वो वक्त से लड़ना सीख लेता है, और हालात कैसे भी भयानक क्यों न हो, बलाखिर इसे इनमें से गुजरने की आदत पड़ जाती है। कोई 15 से लेकर 20 मिनट तक मैं इस हवेली के मुख्तलिफ गोशों में चक्कराता रहा। हर लम्हा इस बात का मुंतज़िर था कि अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। फिर मेरी ये तवक्को भी पूरी हो गई। अचानक ही मेरे उकब में एक कमरा रोशन हुआ और साथ ही सन्नाटे में दरवाजा खुलने की आवाज किसी बम के धमाके की मानद महसूस हुई। मैं चौंक कर पलटा। दरवाजे से रोशनी बाहर फूट आई थी और इस रोशनी में एक साया उभर रहा था। फिर वो साया बाहर निकल आया। मिर्जा इज्जत बेग थे। दरवाजे ही में रुक कर वो मुझे देखने लगे और फिर आहिस्ता से बोले, अंदर आ जाइए शाह साहब, ये मेरा कमरा है। गालबन आपने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं खामोशी से वापस पलटा और मिर्जा इज्जत बेग के करीब पहुंच गया। वो दरवाजे से वापस अंदर दाखिल हो गया था। मैं भी इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ तो इज्जत बेग ने जल्दी से पलट कर दरवाजा बंद कर दिया और इससे कमर लगाकर खड़ा हो गया। कमरे में नंगा फर्श था। कोई ऐसी चीज नहीं थी वहां जो किसी के बैठने या आराम करने के लिए हो। दीवारें भद्दी और बगैर प्लस्तर की थीं। फर्श का प्लस्तर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। मैंने मुतगय्यर निगाहों से इज्जत बेग को देखते हुए कहा, ये आपका कमरा है मिर्जा साहब? आप ही का है महाराज। मिर्जा इज्जत बेग का लहजा एकदम बदल गया और फिर मैं चौंक पड़ा। महाराज? पद्म परधाई महाराज, ज्ञानी ध्यानी, आकाश के रहने वाले। मिर्जा इज्जत बेग ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, मिर्जा साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने हैरानी से कहा और मिर्जा के हलक से एक भयानक कहका निकल गया। आप बिल्कुल ठीक है महाराज। परान परधानी, आप ये क्या कह रहे हैं? कह नहीं रहे महाराज, समझा रहे हैं आपको। हवेली के भूत पकड़ने निकले हैं, महान परान परधानी। क्यों, यही बात है ना? मैं सहमी हुई सी निगाहों से मिर्जा इज्जत बेग को देखने लगा। एक नया ख्याल मेरे जहन में आया था और मिर्जा इज्जत बेग ने दोबारा कहकर लगाया था, बहुत चालाक हैं आप महाराज, बहुत बड़े देवता हैं, महान हैं, मगर श्री शंका के सामने आकर आपने अच्छा नहीं किया। महान शंखा अगर खंडोला बन जाता तो आपका क्या जाता महाराज। आपकी चालाकी इसे जगह जगह रोकती रही है और आपने इसे अपना इतना बड़ा दुश्मन बना लिया है। हालांकि श्री शंखा के दास जीवन में मजे ही मजे करते हैं। पता नहीं आप कैसे इंसान हैं। एक लकीर पकड़े बैठे हुए हैं जिसने आपको कुछ नहीं दिया। परी प्रधान तथा तुम कौन हो? मैंने अब अजीब से लहजे में पूछा। श्री शंका का दास, इनका मामूली सा सेवक। तुम इज्जत बेग नहीं हो? जो इज्जत हमें चाहिए महाराज वो श्री शंका का दास बनने से हासिल हो गई है और कोई इज्जत दरकार नहीं है हमें, परंतु आपकी कम बख्ती आ गई। झूठी खानगाह में रहकर आपने जो जाल फैला लिया था महाराज, आपके ख्याल में श्री शंका इससे बेखबर रह सकते थे? आप अपने दीन धर्म के साथ जो नाटक रचाए हुए थे वो सिर्फ नाटक थे और श्री शंका का पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। खोज तो होती ही है ना दो दुश्मनों को एक दूसरे की, और श्री शंकर जी आपकी खोज में भी थे। जब इन्हें मालूम हुआ कि अब आपने नाटक रचाया है और लोगों को झूठी तसल्लियां देकर दौलत बटोर रहे हैं, तो श्री शंकर को मौका मिल गया। पहुंच गए वो आपकी इस झूठी खानगाह में और वहां पहुंचकर आपके बारे में मालूमात हासिल करते रहे। पता चला कि महाराज को दौलत चाहिए, दौलत, सो इन्होंने हमें इज्जत बेग बनाकर भेज दिया आपकी इज्जत लूटने को महाराज। और हमारा काम तो ये था ही कि आपको धोखे से इधर ले आते, सो ले आए हम। और अब तो श्री शंकर को मौका मिला है आपसे सारे हिसाब किताब चुकाने का महाराज, क्या समझे?
अब तो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। हम श्री शंखा के दास हैं। ये श्री शंखा। तो नाटक रचाया है इस भूरिया चरण ने, मैंने होंठ भींचते हुए कहा। पक्का नाटक महाराज, पक्का नाटक। दरअसल ये धन दौलत सुसरी चीज ही ऐसी है कि आदमी को फेर में लाती ही रहती है। आपने बहुत बचना चाहा इससे महाराज, मगर देख लीजिए धन के लालच ने आपको नहीं छोड़ा और इसी के हाथों मारे गए आप। अरे हमने तो सुना है कि श्री शंकर ने आपको सब कुछ दे दिया था, पूर्णिया दे दी थी आपको। पूर्णिया को आपसे बड़ी शिकायत थी महाराज, बड़ा अन्याय किया आपने इनके साथ। एक पूर्णी आपके सामने आई थी, आपने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था महाराज। खैर ये आपका अपना मामला है, अब बताइए कि हम आपके साथ क्या सलूक करें। इस बार मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने इससे कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो मैं तुम्हें इज्जत बेग के नाम से भी मुखातिब नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है शंखा के दास? भूरिया चरण को क्या अब कोई ऐसी कुव्वत हासिल हो गई है मेरे खिलाफ जिससे वो अपनी मकसद की तकमील कर सके? अवश्य महाराज, अवश्य। असल में श्री शंखा महाराज को तो बहुत सारी कुव्वतें हमेशा ही हासिल थीं, पर आप बचते रहे इनसे अपने दीन के हाथों। सुना है शंखा महाराज ने आपका ज्ञान ध्यान भी पूरा कर दिया था और पूर्ण बन गए थे आप। पूर्णा बनकर आपने पूर्णियों को धोखा दिया और इनके जाल से अपने आप को निकाल दिया। पर महाराज, इससे आपने जो भोजन खाया है ना, वो हमारे शंखा महाराज ही की सौगात थी। उल्लू का गोश्त था महाराज, वो मुर्दा उल्लू जिसे शंखा महाराज ने मंत्र के जरिए जीता किया था। फिर इसका गोश्त पकाकर आपको भेजा और हमें बना दिया मिर्जा इज्जत बेग, कि मिर्जा इज्जत बेग ही आपको वो भोजन खिला सकता था महाराज, जो आपके शरीर को एक बार नष्ट कर दे। और अब आप नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। आपका धर्म एक बार फिर आपसे छिन गया, क्योंकि आपने जिस उल्लू का गोश्त खाया है वो भेड़ों के हाथों जगाया किया था, एक मुर्दा उल्लू, सड़ा हुआ गोश्त। पर इसे वो शक्ति दे दी गई थी कि वो आपके पूरे शरीर को नष्ट कर दे, नजस कर दे, और इस नापाक शरीर से वो सारी ताकतें निकल गईं महाराज जिस पर आप भूलते थे। जय श्री शंखा, जय श्री शंखा, जय श्री शंखा। वो अकीदत भरे लहजे में बोला और मेरी आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी। मैं जानता था कि क्या हुआ है। एक बार फिर मुझे सुरखरुई हासिल हुई थी। मैंने उल्लू का गोश्त नहीं खाया था, वो गलत फहमी का शिकार थे, और अपनी इसी गलत फहमी में वो ये समझ रहे थे कि मेरा ईमान मुझसे छिन चुका है। लेकिन मेरे ईमान का तहव्वुज़ किया गया था हमेशा की तरह, और इस बात पर मेरा कलेजा हाथ भर कर न हो जाता तो क्या होता। मेरे सीने में बेपनाह कुव्वत उभर आई और मेरा एक जोरदार कहका इसका चेहरा उतारने के लिए काफी साबित हुआ था। मैंने इसे देखते हुए कहा, नापाक रूह के नापाक पुजारी, इतनी आसानी से तुम लोगों को मेरे खिलाफ कामयाबी नहीं हासिल होगी, क्या समझे? वो कुत्ता, वो भूरिया चरण फिर नाकाम हो गया। नाकाम हो गया? वो बोला। हाँ, जागा हुआ उल्लू उड़ गया, खिड़की से बाहर परवाज कर गया। झूठ मत बोलो महाराज, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने भोजन नहीं किया? मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया। कैसे? मैंने वो खाना ही नहीं खाया। मेरे खाना शुरू करने से पहले तुम्हारा भेरू जागा और भाग गया। झूठ है। अगर ऐसा है, अगर तुम नष्ट नहीं हुए हो तो अपना कोई चमत्कार दिखाओ, दिखाओ अपना धर्म चमत्कार। वो तो मुझे दिखाना है। कहाँ है तुम्हारा भूरिया चरण? अखा भूरिया चरण, आ गए तुम। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मकसद इज्जत बेग को धोखा देना था। जो ही इसने चौंक कर मुझे देखा, मैंने लपक कर इसे दबोच लिया। मेरे हाथों की उंगलियां इसके हलकूम में पेवस्त हो गई। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ कर दी और मिर्जा इज्जत बेग की आंखें बाहर निकल पड़ी। मुंह भयानक अंदाज में खुल गया, जबान बालिश्त पर आगे लटक आई। इसके हाथ पांव तशखीजी अंदाज में हिलते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेजान हो गया। मेरे बदन में शरारे भरे हुए थे। इसकी मौत का अंदाजा लगाने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया और वो पट से जमीन पर गिर पड़ा। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर मैंने हकारत से इसके मुर्दा जिस्म को जोरदार ठोकर रसीद की और नफरत से इस पर थूक कर वापस पलटा। मेरा रुख तब्दील हुआ था कि अचानक मेरी पिंडली किसी हाथ के शिकंजे में आ गई। मैं बुरी तरह ऊंधे मुंह गिरा था।
संभलने भी नहीं पाया था कि मिर्जा इज्जत बेग फुर्ती से उठकर मेरे ऊपर ला लदा। ऐसे बचकर नहीं जाओगे, पर आन प्रधानी शंखा के भी जीवन मरण का सवाल है। इसकी मिनमिनाती आवाज सुनाई दी और इसने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ करके इसे अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर कंधे से गुजार कर जमीन पर पटक दिया। यूं ही वो नीचे गिरा, मैंने पांव उठाकर पूरी कुव्वत से इसके सीने पर मारा। इसकी पसलियां टूट गईं और फिर पांव इसके सीने के खौल में फंस गया। काले खून की फुहारें बुलंद होने लगीं और मैंने दांत खिंचाकर अपना पांव खींच लिया और पीछे हट गया। वो डिकारता हुआ ऊंधा हो गया। फिर शदीद तकलीफ के आलम में इसके मुंह से निकला, जे ए शंखा, जे शंखा। वो एकदम खड़ा हो गया। इसकी आंखें खौफनाक हो गईं और चेहरे के नकुश बदलने लगे। हाथों की उंगलियों के नाखून अचानक लंबे होने लगे और कोई 6-6 इंच लंबे हो गए। इसी तरह दांत भी दहाने से बाहर निकल आए। इसी वक्त मुझे अपने लिबास में चुभे हुए खंजर का ख्याल आ गया और दूसरे लम्हे मैंने इसे निकाल लिया। ऐन इसी वक्त वो मुझ पर झपटा। इसने मुझे खंजर निकालते नहीं देखा था। मैंने खंजर इसकी पीठ पे घोंप दिया। इसकी आंखें एकदम चढ़ गईं, चेहरा बेरौनक हो गया, हाथ पांव लटक गए और फिर वो नीचे गिर पड़ा। मैं खंजर खींच कर पीछे हट गया और इंतजार करने लगा कि वो दोबारा उठे, लेकिन अब वो नहीं उठ सका था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। फिर वो लड़की याद आई जिसे इस मालूम ने एक पाकीज़ा नाम से मुतारफ कराया था और अपनी बेटी बताया था, मगर वो पूर्णी थी और अब तो इसकी तस्दीक भी हो गई थी। इसने मुझे बुलाया था, सोचा इससे भी मिल लूं, भूरिया चरण के बारे में पूछूं, हो सकता है इसका ठिकाना मालूम हो सके। जिस सिमत के बारे में इसने बताया था इस तरफ चल पड़ा और मैंने इस कमरे में रोशनी देखी। मैंने खंजर अपने लिबास में पोशीदा कर लिया। कुछ देर के बाद इसके दरवाजे पर था। फिर मैंने आहिस्ता से इस पर दस्तक दी और पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खुल गया। इसने खोला था, मगर कमबख्त 16 सिंगार किए हुए थी। इसे शायद बदले हुए हालात के बारे में मालूम नहीं था। मुझे बड़ी चाह से अंदर आने का रास्ता दिया और मैं अंदर आ गया। तेज रोशनी में वो शोला जवलानी बनी हुई थी। इसकी आंखों में बिजलियां तड़प रही थीं। बाली सी उम्र को क्या रोग लगा बैठे। ये संन्यास लेने की उम्र है शाह जी, इसने लुभाने वाले अंदाज में कहा। क्या तुम इस हवेली के आसेबों से निजात नहीं चाहती हो? मैंने पूछा और वो हंस पड़ी। आसेब? वो तो हम खुद हैं। क्या मतलब? सबसे बड़ा आसेब इंसान के अपने मन में छुपा होता है। इसे मार लो, सारे आसेब मर जाएंगे। छोड़ो शाह जी, आओ अपनी बात करें। वो मसहरी की तरफ बढ़कर बोली। फिर वो मसहरी पर नीम दराज हो गई और चमकदार आंखों से मुझे देखने लगी। मैं इसके करीब पहुंचकर झुक गया। तो तुम पूर्णी हो, मुझे भूरिया चरण के बारे में बताओ, वो बदबख्त कहाँ छुपा हुआ है? मैंने कहा और वो तड़प गई। इसका रंग फीका पड़ गया। वो भड़क कर बोली, ये क्या नाम ले दिया तुमने? ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हटो हटो यहाँ से। मेरे मालिक, मेरे देवता का नाम लिया जाए और मैं? इसने हाथों से मुझे धक्का दिया और खुद तड़प कर उठ गई। गालिबन वो भागना चाहती थी, लेकिन मैंने फौरन ही इसे पकड़ने की कोशिश की और इसके लंबे लंबे बाल मेरे हाथ में आ गए और मैंने इन्हें मुट्ठी में जकड़ लिया। ऐसे नहीं जा सकेगी तू शैतान की बच्ची। मुझे बता, वो कुत्ता कहाँ छुपा हुआ है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को मुसलसल रोग बना दिया है? जवाब दे, वो कहाँ है? मैंने जोर से इसे धक्का दिया और इसके हल से एक चीख निकल गई। मुझ पर भी दीवानगी तारी हो गई थी। इन अल्फाज के साथ मुझे भूरिया चरण पूरी तरह याद आ गया था। मेरे दिल में नफरत की ऐसी शदीद लहर उठी थी कि मैं खाकस्तर हो गया था। अपने आप को न जाने कब से सुला रखा था मैंने और सदमे पर सदमा बर्दाश्त कर रहा था। इससे ज्यादा दिलदोज बात और क्या हो सकती थी कि मेरी बहन मुझसे चंद गज के फासले पर थी और मैं इसे देख भी नहीं सकता था। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मैं तो एक दुनियादार इंसान था और मेरी आरज़ू सिर्फ इतनी सी थी कि मैं इस दुनिया में एक बेहतर जिंदगी गुजार सकूं। ये मालूम भूरिया चरण ही था जिसने मुझे दर बदर कर दिया था। मैंने एक हाथ से इसके बाल पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ से खंजर निकाल लिया था। इसे भी हलाक कर देना चाहता था। एक झटके से मैंने इसका रुख तब्दील किया और इसे अपने सामने लाना चाहता था, लेकिन इसने बदन की पूरी कुव्वत से
अपने आप को उछाल कर दूसरे हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की और मैंने दीवानगी के आलम में खंजर इसके बालों पर फेर दिया। गर्दन पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन बाल जद में आ गए और बालों का पूरा गुच्छा मेरी मुट्ठी में दोबारा आ गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी थी और इसके फौरन बाद उठ खड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं इसे पथराया हुआ महसूस कर रहा था। इसके चेहरे पर मुदनी छाई हुई थी। वो सहमी हुई निगाहों से अपने बालों को देख रही थी। फिर इसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और कहने लगी, परम प्रधानी, आजाद हो गई हूँ भूरिया चरण के जाल से और अब तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं। हुक्म दो, क्या पूछना चाहते हो।